उल्लू का पठा। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसलखाने की तरफ चला। रास्ते में ये उसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसलखाने के अंदर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजीह अंदाज में किसी को उल्लू का पट्टा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ किया, जिसके बाइस उसके मसूड़े छील गए। दरअसल वो सोचता रहा कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। बीबी से वो बहुत खुश था। उनमें कभी लड़ाई न हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले मुस्तैद नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें फुवारापन की ताजगी थी। हवा खुनक और हल्की, दिन छोटे न रातें लंबी। नेचर का तवाजुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपने जिंदगी के 28 वर्षों में मुतअद्दिद लोगों को उल्लू का पट्टा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज उसने बाज मौकों पर इस्तेमाल किए हो और गंदी गालियां भी दी हो, मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौकों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है। और ये ख्वाहिश लम्हा ब लम्हा शिद्दत इश्तिहार करती चली गई, जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा न कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छीले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उसको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकाएकी उसकी दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मतंगी किस्म का आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रख कर वह आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्टा कहने को जी चाहता है, मगर ये कोई बात तो नहीं हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूँ? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूँ। ये सोचते सोचते उसकी नजर सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई। अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया है। मैं अभी इस दरवाजे के अंदर आया हूँ, अगर ठोकर से भरी हुई चिलम गिर पड़ी तो पा अंदाज जो कि मंजू का बना हुआ ये जलना शुरू हो जाता, और साथ ही कालीन भी। उसकी जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज दें। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे सिर्फ इतना कहे, तुम नीरे उल्लू के पट्टे हो। मगर उसने ताल्लुम किया और सोचा, यूं बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वो बात पैदा न होगी, और फिर उस बेचारे का कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो रोज हुक्का पीता हूँ। चुनांचे वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी। पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्कानोशी में मशरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इश्तिहार को देखता रहा।
लेकिन जूं ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हुई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई, उल्लू का पट्टा। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं? और बफर्जिए मोहाल, मैंने किसी को उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। वो सही हूँ दिमाग आदमी था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसर होपा है। लेकिन उसका क्या इलाज था कि दबाने पर वो और भी ज्यादा उभर आती थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा न कहेगा। ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास के बाईस एक ख्वाहिश जो भटकी हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी के 22 ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो झल्ला उठा। वही होगा, ये क्या बेहूदी है, दीवानापन नहीं तो और क्या है। उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली उसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना मामूल की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे सेके हुए थे कि बिस्कुट की तरह कुरकुरे थे और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था। चाय की केतली बेदाग थी। उसकी हत्ती के एक कोने पर कासिम हर रोज मैल देखा करता था, मगर आज वह दब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की मिकदार भी सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है। मुझे सलीका कहाँ आता है? सलीके वालिया तो वो मुई होटल की छोकरियां हैं जिनके आप हर वक्त गुन गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत मुकद्दर हो गई। एक लम्हा के लिए उसके जी में आई कि चाय की प्याली मेज पर उलट दे और वो नीम जो उसने अपने बच्चे की खुशियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, घोल कर पी ले। मगर उसने बुर्दबारी से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बात बहुत ही बोंडी, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी बोंडी बातें ही करती है और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माओ से कैसी बातें सुनती है, बिल्कुल ऐसी अदाना किस्म की बातें। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि औरतों को उमूमी जिंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी बोंडी बात कह देती है, उसकी नीयत नेक होती है। बाज औरतों का तो ये शिहार होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती है। ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकचे पर से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदलकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज नीम के पानी से बच्चे की टांगे जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसमियों का रस जरूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते हुए 1 दर्जन और ले आऊंगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी मुस्कुरा दी। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ और भागती हूँ। मैंने जो
आपके लिए बादाम मंगवा रखे हैं। भाई आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर न रहूंगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट ना दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो, मौसमियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के मनसूई गुस्से को दूर कर दिया और ये मरहल आसानी से तय हो गया। दरअसल कासिम ऐसे मरहलों को आसानी के साथ इन तरीकों ही से तय किया करता था जो उसने पड़ोस के पुराने शहरों से सीखे थे और अपने घर के माहौल के मुताबिक उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर लिया था। चाय से फारिग होकर उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने वाला था कि फिर वही ख्वाहिश नमूदार हो गई। इस मर्तबा उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो क्या हर्ज है। जेर ये लब बिल्कुल होले से कह दूं उल्लू का पट्टा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिल तस्कीन हो जाएगी। ये ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है। क्यों ना इसको हल्का कर दूं दफ्तर में। उसको सहन में बच्चे का कमोड नजर आया। यूं सहन में कामोड़ रखना सख्त बदतमीजी थी और खुसूसन उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक उसके मुंह में था। उसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी, जो अभी तक नाश्ता कर रही थी, बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है। कोई काम था क्या आपको उससे? एक सेकंड के अंदर अंदर कासिम के दिमाग में बहुत सी बातें आई। कह दूं ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है और ये कहकर जल्दी से बाहर निकल जाऊं? नहीं, वो खुद तो मौजूद ही नहीं, फिर बिल्कुल बेकार है। लेकिन सवाल ये है कि बेचारे गुलाम मोहम्मद ही को क्यों निशाना बनाया जाए? उसको तो मैं हर वक्त उल्लू का पट्टा कह सकता हूँ। कासिम ने अध जला सिगरेट गिरा दिया और बीवी से कहा, कुछ नहीं, मैं उससे ये कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना बेशक 1:30 ले आया करें। तुम्हें खाना जल्दी भेजने में बहुत तकलीफ करनी पड़ती है। ये कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा, जो फर्श पर उसके गिराए हुए सिगरेट को देख रही थी। कासिम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सिगरेट अगर बुझ गया और यहाँ पड़ा रहा तो उसका बच्चा रेंगता रेंगता आएगा और उसे उठाकर मुंह में डाल लेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि उसके पेट में गड़बड़ मच जाएगी। कासिम ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुसल खाने की मोरी में फेंक दिया। ये भी अच्छा हुआ कि मैंने जज्बात से मुकबुल होकर गुलाम मोहम्मद को उल्लू का पट्टा नहीं कह दिया। उससे अगर एक गलती हुई है तो अभी अभी मुझसे भी तो हुई थी और मैं समझता हूँ कि मेरी गलती ज्यादा शदीद थी। कासिम बड़ा सही हूद दिमागी आदमी था। उसे इस बात का एहसास था कि वो सही खुतूत पर गौर और फिक्र करने वाला इंसान है, मगर इस एहसास ने उसके अंदर बरतरी का ख्याल कभी पैदा नहीं किया था। यहाँ पर फिर उसकी सही हूद दिमागी को दखल था कि वो एहसास बरतरी को अपने अंदर दबा दिया करता था। मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद उसने बिला जरूरत सहन में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली जहन हो गया था। उसकी बीवी नाश्ता का आखिरी टोस खा चुकी थी। कासिम को यूं टहलते देखकर वो उसके पास आई और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दफ्तर का वक्त हो गया क्या? ये लफ्ज उसकी जबान से निकले और दिमाग में वही उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। उसके जी में आई कि बीवी से साफ साफ कह दे कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो गई है, जिसका सर है न पैर। बीवी जरूर सुनेगी और ये भी जाहिर है कि उसको बीवी का साथ देना पड़ेगा। चुनांचे यूं हंसी हंसी में उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिमाग से निकल जाएगी। मगर उसने गौर किया, इसमें कोई शक नहीं कि बीवी हंसेगी और मैं खुद भी हंसूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ये बात मुस्तकिल मजाक बन जाए। ऐसा हो सकता है
हो सकता है क्या? जरूर हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि अंजाम कार नाखुशगवारी पैदा हो। चुनांचे उसने अपनी बीवी से कुछ न कहा और एक लम्हा तक उसकी तरफ यूं ही देखता रहा। बीबी ने बच्चे का कमोड़ा उठाकर कोने में रख दिया और कहा, आज सुबह आपके बरखुरदार ने वो सताया है कि अल्लाह की पनाह। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने उसे कमोड़ पर बिठाया। उसकी मर्जी ये थी कि बिस्तर ही वो खराब करे। आखिर लड़का किसका है? कासिम को इस किस्म की चक पसंद थी। ऐसी बातों में वो तीखे मजाक की झलक देखता था। मुस्कुराकर उसने बीवी से कहा, लड़का मेरा ही है, मगर मैंने तो आज कभी बिस्तर खराब नहीं किया। ये आदत उसकी अपनी होगी। बीवी ने उसकी बात का मतलब न समझा। कासिम को मुतलकन अफसोस न हुआ, इसलिए कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपने मुंह का जायका दुरुस्त करने के लिए किया करता था। वो और भी खुश हुआ जब उसकी बीवी ने जवाब न दिया और खामोश हो गई। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये लफ्ज जो हर रोज उसके मुंह से निकलते थे, आज भी अपनी पुरानी आसानी के साथ निकले और कासिम दरवाजा खोलकर बाहर चल दिया। कश्मीरी गेट से निकलकर जब वो निलक्सन पार्क के पास से गुजर रहा था, तो उसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तिंजा कर रहा था। इसको देखकर कासिम के दिल में फिर उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो भाई, ये आदमी है जिसको उल्लू का पट्टा कह देना चाहिए, यानी जो सही मानों में उल्लू का पट्टा है। जरा अंदाज मुलाहिजा हो, किस ही दिमाग से ड्राई क्लीन किए जा रहा है, जैसे कोई बहुत अहम काम सर अंजाम पा रहा है। लानत है। लेकिन कासिम सही हूँ दिमाग आदमी था। उसने तहजील से काम न लिया और थोड़ी देर गौर किया। मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और वो दूसरे फुटपाथ पर। अगर मैंने बुलंद आवाज में भी उसको उल्लू का पट्टा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कि कमबख्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मशरूफ है। चाहिए तो ये कि उसके कान के पास जोर से नारा बुलंद किया जाए, और जब वो चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफना तौर पर समझाया जाए, किबला उल्लू के पटे हैं। लेकिन इस तरह भी खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न होगा। चुनांचे कासिम ने अपना इरादा तर्क कर दिया। इसी असना में उसके पीछे से एक साइकिल नमूदार हुई। कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी, इसलिए कि पीछे बस्ता बंधा था। आनन फानन उस लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों में फंसी। लड़की ने घबराकर अगले पहिए का ब्रेक दबाया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में उजलत से काम न लिया कि उसने हादिसा के रद्दे अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बॉर्डर बुरी तरह उनमें उलझ गया है, तो वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठाया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहिया घूमने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि इधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बौखला गया। उसकी इस बौखलाहट ने लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा अड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ उसने गजबनाक निगाहों से देखा और बीच हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्टा? मुमकिन है कुछ देर लगी हो, मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट न जाने अपनी साड़ी को क्या किया और एकदम साइकिल पर सवार होकर ये जा वो जा नजरों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, खासकर इसलिए
कि वो यही गाली खुद किसी को देना चाहता था, मगर वो बहुत सही हो दिमागी आदमी था। ठंडे दिल से उसने हादसे पर गौर किया और उस लड़के को माफ कर दिया। उसको माफी ही करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है और उन औरतों को समझाना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पर से गिरी हुई हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने अपनी लंबी जुराब में ऊपर रान के पास 3-4 कागज क्यों उड़स रखे थे।